सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं खासतौर पर मेजर जनरल संजय मैस्टन सर, जो ये बताएंगे कि आखिरकार क्या है इस पूरी स्ट्रैटेजी, इस पूरे अटैक के पीछे। हमारे साथ एयर वाइस मार्शल, हमारे साथ पीके श्रीवास्तव सर भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ रोविंदर सचदेव सर भी हैं, जो विदेश मामलों के जानकार, और अशरफ वानी हमारे संवाददाता भी इस पर हमारे साथ जुड़े। सबसे पहला सवाल अगर मैं आपसे पूछूं खासतौर पर मैस्टन सर, कि अभी के ताजा हालातों को अगर देखा जाए, अगर अब इन चीजों का आकलन किया जाए, तो क्या आपको लगता है कि ईरान के अटैक सिर्फ और सिर्फ एक कैसे सांकेतिक अटैक है, लगातार एक पोस्टरिंग कर रहा है कि वो भी चुप बैठने वाला नहीं है, या सच में ईरान के पास वो कैपेबिलिटीज है कि वो लंबे वॉर के अंदर जा सकता है, इजराइल के साथ साथ अमेरिका के खिलाफ भी? और देखिए, इसमें सबसे पहले ये समझना है कि ईरान की स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेसेस क्या है। मैं पहले वीकनेसेस की बात करता हूँ। इनकी एयर सुप्रीमेसी तो जीरो है, क्योंकि पूरा एयर डोमिनेशन इजराइल का है। दूसरी कमजोरी है कि इनके जितने भी पेट्रोलियम या ऑयल प्रोडक्ट प्लांट्स हैं, रिफाइनरीज हैं और गैस वाली हैं, वो एक बहुत बड़ी वीकनेस हो जाती है, क्योंकि उसको भी टारगेट किया जा सकता है। दूसरा है कि जो इनकी टॉप कमांडर्स, साइंटिस्ट, कईयों को एलिमिनेट कर दिया गया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि मोसाद ने इफेक्टिव इन्फिल्ट्रेशन कर लिया है। इनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं? इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है एक तो मिसाइल्स, और उस पर भी इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि इनके लॉन्चर्स को बर्बाद करना। दूसरा इनकी स्ट्रेंथ है जो इनके मिलिशियाज हैं, वो डिप्लॉयड हैं इराक में और कई देशों में हैं, तो वो भी फाइट कर सकते हैं। और तीसरा है जो टेररिज्म। ये इनकी स्ट्रेंथ्स हैं। इजराइल की स्ट्रेंथ क्या है? एयर सुप्रीमेसी है। और आज की तारीख में अमेरिका उनके साथ जुड़ गया है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि बहुत बड़ा हमारा कोऑर्डिनेटेड टीम वर्क चल रहा है। तो ये साफ जाता है कि ये बहुत अच्छी प्लानिंग है। ईरान की एक और ड्रॉबैक है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है वो आज की तारीख में अमेरिका को और इजराइल को अच्छी तरह मिल रही है। सर्वेलेंस, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, और जो इनके मोसाद इन्फिल्ट्रेट कर चुका है। तो ये सब देखते हुए ईरान की क्या क्षमता है, मेन सवाल होता है वो करना क्या चाहेगा। बिल्कुल। तो ईरान के पास नंबर एक ऑप्शन तो है, जो कर भी रहा है इजराइल को, तो वो बार बार हमला कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल्स है, खाइबर मिसाइल्स भी इसने लॉन्च की है, सज्जल मिसाइल्स भी इसने लॉन्च की है। लेकिन मिल क्या रहा है? रिहायशी इलाकों में टारगेट कर रहा है। उसको पता है कि आज की तारीख में पर स्क्वायर किलोमीटर इजराइल की टेरिटरी में 440 लोग हैं, और ईरान की टेरिटरी में पर स्क्वायर किलोमीटर है 44। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो वो रिहायशी इलाकों में एक डर का भावना बचाना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल संजय सर, देखिए डर जताना चाहता है, दिखाना चाहता है कि वो भी जवाबी कार्रवाई करेगा। पीके श्रीवास्तव सर, आप भी जिस तरीके से आपसे पहले भी बातें हो रही थी, आज जो तीनों फैसिलिटीज पर अमेरिका की तरफ से अटैक किए गए, चाहे वो आप नतांज की बात कर लीजिए, अशफाक की बात, आप इन इलाकों की बात कर लीजिए, अभी ये अटैक किस वजह से किए गए थे? अमेरिका का मोटिव क्या है आखिरकार इन सारे अटैक्स के पीछे? सुमित, अमेरिका का एक सिंपल मोटिव है जो बहुत पहले से बता भी दिया गया था, और वो इनका सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस कन्फ्रंटेशन है। ईरान हैज़ टू बी डी न्यूक्लियराइज्ड। इस तरीके से करना पड़ेगा कि ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की क्षमता ना रहे। उस क्षमता को नष्ट करने के लिए उन्होंने उन तीनों ठिकानों पर, आपने इस्फहान की बात की जहां R&D था, और जहां पर जो है वो जो यूरेनियम केक, येलो केक कहते हैं हम लोग उसको, वो आता है, उससे वो एक यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड बनाते हैं जो इनपुट बनता है नतांज में और फोर्दो में वेपन ग्रेड बनाने के लिए, या इलेक्ट्रिसिटी ग्रेड, जो भी आप बनाना चाहते हैं। लेकिन कोई भी अगर आपका एनरिचमेंट 3.5% के ऊपर है, इसका मतलब आपके इंटेंट उतने क्लियर नहीं है। एक बार इजराइल ने इस चीज़ को जग जाहिर करने के लिए उनकी एक जहां पर उनके 50,000 पेजेस निकाल लिए थे और उनके सीडीज निकाल करके ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लाए थे कि ये वेपन बनाने की पूरा इन्होंने खाका बनाया हुआ है। तो ये सबको पता था कि ईरान जो है वेपन ग्रेड यूरेनियम बनाने के लिए सक्षम है और करना चाहता है। तो पहली बात हुई। लेकिन आपने दूसरा सवाल पूछा कि इन्हें यूरेनियम कहाँ से मिलता है। वहां भी अर्दकान करके माइनिंग साइट है, वहां से इनको यूरेनियम मिलता है। वो डिप्लीटेड यूरेनियम होता है, और वहां पर भी अटैक किया था। वहां पर नहीं अटैक किया है क्योंकि यूरेनियम इनके पास काफी है उस तरीके का डिप्लीटेड यूरेनियम। और अगर आप कंसंट्रेट होके यहाँ आता है तो आपने वहां से उसकी काट दिया है, तो अगर आएगा भी तो अब कोई जगह नहीं है जहां कि उसको फर्दर वो प्रोसेस कर सकते हैं। तो एक तरीके से ये क्षमता, कई लोग कह रहे हैं दशकों पीछे चली गई। ये डिपेंड करता है कैसा जियो स्ट्रेटेजिक माहौल बाद में बनता है, लेकिन वाकई ये दसियों साल पीछे चलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात तो हो चुकी, तो पहला एम हो गया। दूसरा, ट्रंप ने ये बोला है कि अब शांति,
अब आप मत लड़िए। तो जैसा जनरल मेस्टर ने बोला कि इनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, आखिरकार कुबेर का खजाना भी खाली होता है। इनके पास एक लिमिटेड मिसाइल्स हैं, वो रिप्लेनिश नहीं हो रही हैं, इकोसिस्टम प्रोडक्शन का डैमेज हो चुका है, तो अब वो कैसे फर्दर मिसाइल्स बनाएंगे? रोबिंदर सर, यही बात मैं लगातार आपसे भी जानना चाह रहा था। जैसे श्रीवास्तव सर बता रहे थे कि पहले तो बोला अनकंडीशनल सरेंडर करो, नहीं किया, अटैक कर दिया। अब कह रहे हैं कि अब अनकंडीशनल आपको एक तरीके से पीस टॉक या फिर आपको पीस रिस्टोर करना होगा। अमेरिका का जो ये बातें हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं, क्या ये एक्सेप्ट होगी ईरान के अंदर? नहीं होंगी, जो दिखता है सारा। बिकॉज देखिए, कोई भी नेशन जो सेल्फ सॉवरेन नेशन है, प्राइड है, जैसा भी है, वो अपने देश के हिसाब से करते हैं, तो ईरान अभी एक्सेप्ट नहीं करेगा। पर हाँ, हो सकता है धीरे धीरे वक्त के साथ इतना एट्रिशन हो जाए कि ईरान हाथ खड़े कर दे, नोकाचोकी होती रहे। मैं एक पॉइंट कहना चाहता हूँ यूरेनियम के बारे में। बाय द वे, ये जो 90% एनरिच होता है और शायद ईरान नहीं कर पाया, वो वेपन्स में यूज होता है, न्यूक्लियर वेपन में 60% वाला भी यूज हो सकता है। पॉइंट इज, जो 90% हो जाता है रिफाइन, वो कम मात्रा में और ज्यादा एक्सप्लोसिव इफेक्ट देता है। 60% वाला जो है, अगर इन्होंने जैसे मानो फोदरों से निकाल लिया, क्योंकि कोई रेडिएशन हुई नहीं अभी, बट जो भी है 60% एनरिच जो यूरेनियम है, वो भी एक क्रूड डर्टी बॉम्ब की तरह इस्तेमाल हो सकता है। तो वो भी एक रास्ता शायद है, अगर मरता ना करता कयामत आ गई तो ईरान वो कर सकता है। वो डेफिनेट खतरा है। कंपेयर टू 90% एनरिच यूरेनियम, इसका मास या वजन करीब 6 या 8 10 गुना ज्यादा होना पड़ता है और एक्सप्लोसिव इफेक्ट कम होता है। पर फिर भी अगर 1 किलो टन की मात्रा का बन गया तो 1 किलो टन अंदाजन 10,000 लोगों को इमीडिएटली मार सकता है। तो ईरान इस तरह के डर्टी बॉम्ब्स, इसका मतलब खतरा अभी भी टला नहीं है। डेफिनेटली, आई मीन वो यूरेनियम किधर है जो 60% था? ओके, अभी जो इन्होंने अटैक किए हैं उसमें कोई रेडिएशन नहीं लीक हुआ है, जो खबरें आ रही हैं। तो इन्होंने जो उनकी लेबोरेटरीज हैं, जो सेंट्रीफ्यूजेस है, जैसे एयर मार्शल सर बता रहे हैं, उन सबको काफी डिस्ट्रॉय कर दिया। अशरफ का भी रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी हैं अशरफ वानी, वो लगातार ईरान में काफी ज्यादा इनपुट उनके पास रहते हैं। अशरफ, देखिए जिस तरीके से लगातार रोबिंदर सर भी बता रहे हैं कि 60% कैपेसिटी भी होना एक बड़ा खतरा है अमेरिका और इजराइल के लिए। लेकिन अभी जिस तरीके के अटैक ईरान की तरफ हुए, क्या आपको लगता है कि वो फैसिलिटी या फिर वो आप कहते हैं 60% उन फैसिलिटीज का इस्तेमाल कर भी ईरान कोई बड़ा अटैक कर सकता है या फिर आने वाले फ्यूचर में अपने उस प्रोग्राम को जारी रख सकता है? बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही हाथ पे और विश्व के हाथ पे ये कुल्हाड़ी मारी है। अभी तक बिल्कुल सुप्रीम लीडर की पॉलिसी थी कि ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बनाएगा, और जो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफार्म्स पर यहाँ तक कि AIE के सामने भी वो पूरा मंजर रखा था अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का। लेकिन यहाँ पर चिंता वाली बात ये है कि जो अब पूरी तरह से कन्फर्म हो गई है, हमने भी सुबह वो तस्वीरें दिखाई थी जो सैटेलाइट की थी, 19 और 20 तारीख यानी मात्र 2 दिन पहले जो है बहुत कुछ जो इनरिच्ड यूरेनियम है वो इन तीनों न्यूक्लियर साइट्स से निकाला गया है। खासतौर से जो ज़मीन के नीचे पहाड़ में न्यूक्लियर साइट ईरान की है, वहाँ पर जो है सैटेलाइट तस्वीरें अब दुनिया के सभी टीवी चैनल दिखा रहे हैं जो अमेरिका से आई हैं। तो उन्होंने 19 और 20 तारीख को इनरिच्ड जितना भी यूरेनियम ईरान के पास था वहाँ से निकाल कर कुछ सेफेस्ट लोकेशंस पे लिया है।